आप सभी को नमस्कार। ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। पेपर चल रहा है फिजिक्स का और इसमें चैप्टर चल रहा है व्यतिकरण और इसमें आप नेक्स्ट लाइन लगाओ माइकलसन व्यतिकरण मापी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ आप ध्यान में रख लेना, या तो आपको एग्जाम में मिलेगा न्यूटन वाले प्रयोग या आपको क्या मिलेगा माइकलसन व्यतिकरण मापी। इन दोनों में से आपको 100% एक मिलेगा। और इस यूनिट में मैंने आपको 4 टॉपिक बताए। पहला टॉपिक है पतली फिल्मों में व्यतिकरण, और दूसरा जो टॉपिक है फानाकार फिल्मों में व्यतिकरण, और तीसरा टॉपिक है न्यूटन वाले प्रयोग, और चौथा टॉपिक है माइकलसन व्यतिकरण मापी। इन चारों टॉपिक को ढंग से तैयार कर लेना, आपकी यूनिट कवर कर देगा पेपर में। तो देखो इसको समझते हैं ये क्या होता है माइकलसन व्यतिकरण मापी। तो ध्यान से देखना, माइकलसन व्यतिकरण मापी है वो कला संबंध प्रकाश स्रोत प्राप्त करने की क्या होती है, एक विधि होती है। जो माइकलसन व्यतिकरण प्रयोग है ये कला संबंध प्रकाश स्रोत प्राप्त करने की क्या होती है, एक विधि होती है। प्राप्त करने की क्या होती है, एक विधि होती है। और ये विधि किस पर आधारित होती है, आयाम विभाजन की अवधारणा पर आधारित होती है। और आयाम विभाजन अवधारणा में क्या होता है, आपतित प्रकाशीय किरण का, किसका, आपतित प्रकाशीय किरण का, आपतित प्रकाशीय किरण का कुछ भाग का क्या हो जाता है, कुछ भाग का आंशिक परावर्तन होता है। कुछ भाग का आंशिक परावर्तन होता है और कुछ भाग का आंशिक अपवर्तन होता है। आंशिक अपवर्तन होता है, ये चीज मैंने यहां पर लिखी। देखो ध्यान से देखना, ये जो माइकलसन व्यतिकरण मापी प्रयोग है ये कला संबंध प्रकाश स्रोत प्राप्त करने की विधि है। और यह विधि किस पर आधारित है, आयाम विभाजन की अवधारणा पर आधारित होती है विधि। तो आयाम विभाजन अवधारणा के आधारित पर इसमें क्या होता है, इसमें आपतित प्रकाश से किरण आती है और आपतित प्रकाश से किरण का कुछ भाग का क्या हो जाता है, आंशिक परावर्तन हो जाता है। और इस आपतित प्रकाश से किरण का कुछ भाग का क्या हो जाता है, आंशिक अपवर्तन हो जाता है। यहाँ तक आपको क्लियर होनी चाहिए, यहाँ तक किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने यही चीज़ लिखी हुई है, यहाँ पर देखो यही चीज़ लिखी हुई है, माइकलसन व्यतिकरण मापी प्रयोग एक कला संबंध प्रकाश स्रोत प्राप्त करने की एक विधि है। और इस विधि में आयाम विभाजन की अवधारणा का उपयोग किया जाता है। और इस अवधारणा के अनुसार जब किसी फिल्म पर प्रकाश आपतित किया जाता है, जब किसी फिल्म पर क्या किया जाता है, प्रकाश आपतित किया जाता है, तो आपतित प्रकाश का कुछ भाग का आंशिक परावर्तन हो और कुछ भाग का आंशिक अपवर्तन हो जाता है, जिसके कारण हमें परावर्तित किरणें तथा पारगमित प्रकाश की किरणें प्राप्त होती है। जिससे हमें क्या प्राप्त होती है, परावर्तित प्रकाश की किरणें और पारगमित प्रकाश की किरणें प्राप्त होती है। मतलब यहाँ पर ध्यान से देखना, इससे हमें क्या प्राप्त होगी, परावर्तित प्रकाश की किरणें प्राप्त होगी, प्रकाश की किरणें प्राप्त होगी, और इससे हमें क्या होगी, पारगमित प्रकाश की किरणें प्राप्त होगी। ये चीज मैंने यहां पर लिखी रखी है और यहां पर कुछ नहीं लिखे। अब आगे देखो, इसके बाद इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं, देखो अब आपको क्या लेना है, इसका प्रायोगिक व्यवस्था देखनी। ध्यान से देखना, सबसे पहले मैं क्या ले रहा हूं, एक सोडियम लेप ले रहा हूं, मतलब विस्तृत प्रकाश स्रोत ले रहा हूं। और विस्तृत प्रकाश स्रोत में क्या ले रहा हूं, सोडियम लेप ले रहा हूं। तो ये क्या है, कोई विस्तृत प्रकाश स्रोत है।
यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना, आप ये जरूर लिखना कि विस्तृत प्रकाश स्रोत है या सोडियम लेप है। ये प्रकाश स्रोत में लिखना, केवल नाम आगे लिखना विस्तृत प्रकाश स्रोत। ये क्या है? विस्तृत प्रकाश स्रोत है। और इससे क्या उत्सर्जित हो रही है? प्रकाश से किरणें उत्सर्जित हो रही है। क्या उत्सर्जित हो रही है? प्रकाश से किरणें इससे क्या हो रही है? उत्सर्जित हो रही है इस प्रकाश से। और इन किरणों को समांतर करने के लिए, इन किरणों को समांतर करने के लिए मैं क्या लगा दूं? यहाँ पर एक उत्तल लेंस लगा दूं। मैं आपसे पूछूं कि ये उत्तल लेंस क्या कार्य करता है। मैं आपसे ये पूछूं कि जो उत्तल लेंस है ये क्या कार्य करता है। ये उत्तल लेंस प्रकाश से किरणों को समांतर करता है। उत्तल लेंस क्या करता है? प्रकाश से किरणों को क्या करता है? समांतर करता है। अब मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ? एक कांच की प्लेट ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? कांच की प्लेट ले रहा हूँ। और ये जो कांच की जो प्लेट ले रहा हूँ ये क्या होती है? हाफ सिल्वर प्लेट होती है। क्या होती है? हाफ सिल्वर प्लेट का मतलब आधी इस पर पॉलिश की हुई है सिल्वर की। हाफ सिल्वर प्लेट का मतलब आप सभी जानते हो। हाफ सिल्वर प्लेट का मतलब होता है कि इस पर आधी क्या की हुई है? पॉलिश की हुई है। आधी प्लेट पर क्या की हुई है? पॉलिश की हुई है। देखो इस प्रकार से, इस प्रकार से इस पर आधी प्लेट पर क्या की हुई है? पॉलिश की है। पॉलिश क्यों करते हैं इस पर? सर इस पर आपने पॉलिश क्यों की? यही तो यहाँ पर रीजन बनता है। इसलिए पॉलिश की, सिल्वर की पॉलिश क्यों की? क्योंकि यहाँ से सिल्वर की पॉलिश करने से प्रकाश से किरणों का क्या हो जाता है? अपवर्तन हो जाता है और परावर्तन हो जाता है। देखो पहले कांच की प्लेट पर आएगी और कांच की प्लेट पर आने के बाद ये क्या हो जाएगी? अभिलंब से मुड़ जाएगी, अभिलंब की ओर। एक प्रकाश से किरण ले लेता हूँ मैं, यहाँ से इधर मुड़ जाएगी इस प्रकार से। और यहाँ से क्या होगा? यहाँ से क्या होगा? कांच पर आएगी, अंदर जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। यहाँ से देखो, यहाँ से कुछ भाग का क्या हो जाता है? परावर्तित हो जाती है। कुछ किरणें क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। और कुछ जो किरणें वो क्या हो जाती है? अपवर्तित हो जाती है। इस प्रकार से, इस प्रकार से ये तो परावर्तित हो गई और ये क्या हो गई? अपवर्तित हो गई। अब ध्यान से देखना, अब देखो कहानी चलती है। अब देखो ये तो कौन सी प्रकाश से किरण मिली आपको? परावर्तित प्रकाश से किरण मिली। कौन सी किरण है? परावर्तित प्रकाश से किरण। ये तो परावर्तित प्रकाश से किरण का क्या पथ है और ये अपवर्तित प्रकाश से किरण का पथ है। किरण का पथ, पथ का मतलब रास्ता, इस रास्ते से जा रही है। अब ध्यान से देखना, अब मैं क्या कर देता हूं? परावर्तित प्रकाश से किरण के पथ पे, इस बार पथ में क्या रख देता हूं? एक मिरर रख देता हूं। क्या रख दिया? मिरर मतलब दर्पण रख दिया। यहाँ पर मैं क्या रख देता हूं? एक दर्पण रख देता हूं। ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये मैंने क्या रख दिया? दर्पण रख दिया। और इस दर्पण का मैं नाम क्या दे दूं? M1 दे दूं। ये दर्पण है वो इस प्रकार से है कि इसको ऊपर नीचे किया जा सकता है। ऊपर नीचे किया जा सकता है तो किस अवस्था में? गतिशील है। किस अवस्था में कर सकते हैं? गतिशील अवस्था में। ये जो दर्पण है इसको हम क्या कर सकते हैं? ऊपर नीचे कर सकते हैं। मतलब ये विराम अवस्था में नहीं है, एक जगह स्थिर नहीं है, इसको आगे पीछे कर सकते हैं। आगे पीछे करने का मतलब है इसको अगर मैं यहाँ लेके आना चाहता हूँ तो यहाँ आ सकता है, इसको मैं यहाँ लेके जाना चाहता हूँ तो यहाँ आ सकता है, अगर मैं इसको यहाँ लेके आना चाहता हूँ तो यहाँ आ सकता है। इस प्रकार से इसको आगे पीछे कर सकते हैं। अब एक जो दर्पण है M2 यहाँ पर है। कहाँ पर है सर? यहाँ पर है।
एक जो M2 जो दर्पण है वो अपवर्तित प्रकाश से किरण के पथ में, पथ का मतलब अपवर्तित जो प्रकाश से किरण है, जिस रास्ते में अपवर्तित प्रकाश से किरण जा रही है उस पथ में, जिस पथ में अपवर्तित प्रकाश से किरण जा रही है उस पथ में हमने क्या रख दिया, एक दर्पण रख दिया और इस दर्पण का नाम क्या दे दिया, M2 नाम दे दिया। और ये जो दर्पण है वो विराम अवस्था में, किस अवस्था में, विराम अवस्था में होने का मतलब है ये स्थिर अवस्था में, इसको आगे पीछे नहीं कर सकते, इसको आप हिला नहीं सकते हो, इसको आप हिला नहीं सकते हो, आगे पीछे नहीं कर सकते। अब ध्यान से देखना, अब एक चीज ध्यान से देखना, अब हम बात करते हैं इसकी, किसकी बात करते हैं, इस परावर्तित प्रकाश से किरण की बात करते हैं। अब ध्यान से देखना, एक चीज ध्यान से देखना, यहां पर आपके पास दो दर्पण है, एक तो M1 दर्पण है और एक M2 दर्पण है। इन दोनों दर्पणों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है, इन दोनों दर्पणों को हम इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं, जो M2 दर्पण है वो आपको कहाँ दिखाई दे, वो आपको कहाँ दिखाई दे, वो सर हमें दिखाई दे यहाँ पर, कहाँ पर दिखाई दे सर, यहाँ पर दिखाई दे। सर ये ऐसा कैसा हो सकता है सर, यहाँ पर हमें कैसे दिखाई दे सकता है, देखो ये अभी बताएंगे किस प्रकार से दिखाई देता है। ये जो M2 दर्पण है वो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, कहां पर दिखाई दे रहा है, M1 दर्पण के निकट दिखाई दे रहा है। जो M2 जो दर्पण है वो आपको कहां दिखाई दे रहा है, M1 दर्पण के निकट दिखाई दे रहा है। डैश डैश में इस दिखा रहा हूं, ये M2 दर्पण का क्या है, प्रतिबिंब है। यह डैश डैश लाइन है वो M1 दर्पण के पास जो आपको डैश डैश लाइन आपको दिखाई दे रही है, यह यहाँ पर क्या, किसको वे करती है, M2 दर्पण को, M2 दर्पण का प्रतिबिंब है। M2 दर्पण को प्रतिबिंब किससे लिख दूं, M2 डैश से लिख दूं, किससे लिख दूं, M2 डैश से लिख दूं। यहां पर मैं आपसे पूछूं कि M2 डैश क्या है, यहां पर M2 डैश है M2 का प्रतिबिंब है, क्या है, M2 का क्या है, प्रतिबिंब है। ये M2 का क्या है, प्रतिबिंब है। सर ये किस प्रकार से दिखाई देता है, जैसे आप पार्लर में जाते हो या आप नाई की दुकान में जाते हो, जो एक पीछे आपका मिरर लगा हुआ होता है, पीछे जो पीछे की एरिया को दिखाता है, आगे वाले कांच में पीछे की जो कटिंग करता है नाई, जो आगे वाले एरिया में दिखा दे, मतलब आगे वाले जो दर्पण है उसमें दिखाई दे, मतलब वो वास्तव में वो उसमें दिखाई नहीं देता, पीछे वाले दर्पण की उसमें आगे वाले दर्पण में क्या बनती है, प्रतिबिंब बनती है। तो इसी प्रकार से मैंने यहाँ पर किया है, ये M1 और M2 दर्पण को इस प्रकार से व्यवस्थित किया है कि M2 दर्पण का जो प्रतिबिंब है वो हमको कहाँ दिखाई दे, M1 दर्पण के निकट दिखाई दे। इस प्रकार से इसको क्या किया, व्यवस्थित किया गया। अब ध्यान से देखना, अब ये जो प्रकाश से किरण आ रही है, परावर्तित प्रकाश से किरण आ रही है, वो जो परावर्तित जो प्रकाश से किरण है वो कहाँ जाएगी, वो सीधा जाएगी M1 से टकराएगी, क्यों M1 से टकराएगी और वापस आएगी। ये तो क्या है, जाने का रास्ता है, ये तो किसको बताती है, जाने का रास्ता बताती है, ये तो जाने का है और ये क्या है, आने का है। अब देखो, अब ये किस प्रकार से जाएगी, पहले देखो यहां से जाएगी और यहां टकराएगी, फिर यहाँ से वापस आएगी और यहाँ पर आएगी। यहाँ पर क्या होगा, अध्यारोपण होगा। तो मतलब मैं आपसे पूछूं कि जो परावर्तित प्रकाश से किरणें, वो जो प्लेट है, ये कांच की प्लेट का नाम मैं नाम दे देता हूँ P। यहाँ पर P क्या है, हाफ सिल्वर प्लेट है। P क्या है, हाफ सिल्वर प्लेट है, मतलब कांच की प्लेट है, उस पर पॉलिश की हुई है सिल्वर की, तो इसको क्या बोल देते हैं, हाफ सिल्वर प्लेट बोल देते हैं। मैं आपसे पूछूं कि जो परावर्तित प्रकाश से किरणें वो हाफ सिल्वर प्लेट से कितनी बार गुजरती है, ये आप देख के बताओ। इसमें आपको अनुभव करके बताना है, देख के बताना है कि जो अपरावर्तित प्रकाश से किरणें हैं वो कांच से कितनी बार गुजरती है, ये आपको बताना है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, पहले यहाँ से परावर्तित प्रकाश से किरणें सर एक बार चली गई, एक बार जाने का रास्ता हो गई, एक बार चली गई। सर एक बार टकराने के बाद वापस आ रही इसी बिंदु पर, कितनी बार चली गई, सर 2 बार चली गई। मतलब इस कांच से परावर्तित प्रकाश से किरणें कितनी बार गई, सर 2 बार गई। कितनी बार गई, 2 बार गई। अब बात करते हैं अपवर्तित प्रकाश से किरणें की। किसकी बात करते हैं, अपवर्तित प्रकाश से किरणें। ये कहाँ जाएगी, इस मिरर पर टकराएगी, इस मिरर पर यहाँ पर टकराएगी और ये वापस आएगी इस टकरा के, और कहाँ आ जाएगी, इस पॉइंट पर आ जाए। इस पॉइंट का नाम मैं क्या दे दूं, ओ नाम दे दूं। क्या नाम दे दूं, ओ नाम दे दूं। अब मैं आपसे पूछूं कि जो अपवर्तित प्रकाश से किरण है, ये जो अपवर्तित प्रकाश से किरण है, ये हाफ सिल्वर प्लेट से कितनी बार गुजरी है, ये मैं आपसे पूछूं। देखो सबसे पहले ये जो अपवर्तित प्रकाश से किरण यहां से प्रारंभ की चलना,
और यहाँ टकरा कर वापस यहाँ पर आ गई। सर ये तो एक बार भी नहीं गुजरी है इससे। ये जो हाफ सिल्वर प्लेट है ये अपवर्तित प्रकाश से किरणें एक बार भी नहीं गुजरी यहाँ से, लेकिन परावर्तित प्रकाश से किरणें हाफ सिल्वर प्लेट से 2 बार गुजरी है। लेकिन यहाँ पर 2 बार गुजरने से पदांतर में क्या आ जाएगा, अंतर अधिक आ जाएगा। यहाँ पर 2 बार गुजरने का मतलब है जो परावर्तित प्रकाश से किरण और अपवर्तित प्रकाश से किरण में जो पदांतर है वो क्या आ जाएगा, अधिक आ जाएगा। इसको हमें क्या करना है, कम करना है। कम कैसे करेंगे, कम इस प्रकार से कर दें कि यहाँ पर जो अपवर्तित प्रकाश से किरण है इसको कांच की प्लेट से 2 बार गुजारते हैं। कितनी बार गुजार दूं, 2 बार गुजार दूं, तो यहाँ पर पदांतर क्या आ जाएगा, कम हो जाएगा। दोनों के मध्य तो पदांतर अभी अधिक है। और अपवर्तित प्रकाश से किरणों को मैं किसी कांच की प्लेट से गुजार दूं, कांच की प्लेट से गुजारने से यहाँ पर परावर्तित प्रकाश से किरण और अपवर्तित प्रकाश से किरणों के मध्य जो पदांतर आएगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसी कारण हम क्या लेते हैं, एक प्लेट और लेंगे कांच की, और उस कांच की प्लेट को बोलेंगे प्रतिकारी प्लेट सी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रतिकारी प्लेट सी बोलेंगे। तो यहां पर मैं एक प्लेट और ले लेता हूं। ये प्लेट को क्या बोलेंगे, प्रतिकारी प्लेट सी। प्रतिकारी प्लेट सी बोलेंगे। ये जो प्रतिकारी प्लेट सी है इसका कार्य क्या होता है ये मैं आपसे पूछूं तो आप ये बताओगे कि जो परावर्तित प्रकाश से किरणें वो अर्धपूरित का मतलब हाफ प्लेट सिल्वर। अर्धपूरित का मतलब जानते हो क्या, अर्धपूरित का मतलब होता है ऐसी कांच की प्लेट उस पर आधा क्या की हुई, आधी सिल्वर की पॉलिश की हुई है, तो इसको क्या बोलते हैं, अर्धपूरित प्लेट बोलते हैं। मतलब हाफ प्लेट, हाफ सिल्वर प्लेट। तो ये जो परावर्तित प्रकाश से किरणें हैं वो प्लेट से 2 बार गुजर रही है। कितनी बार गुजर रही है, 2 बार गुजर रही है। लेकिन अपवर्तित प्रकाश से किरणें प्लेट से एक बार ही नहीं गुजर रही है। तो यहाँ पर अपवर्तित प्रकाश से किरण और परावर्तित प्रकाश से किरणों के मध्य जो पदांतर है वो अधिक आ जाएगा। तो इसको कम करने के लिए हम क्या लगा देते हैं, अपवर्तित प्रकाश से किरण के पथ में, अपवर्तित प्रकाश से किरण के रास्ते में क्या लगा देते हैं, एक प्लेट सी लगा देते हैं। और इस प्लेट सी को क्या बोलते हैं, प्रतिकारी प्लेट सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिकारी प्लेट सी बोलते हैं, जिससे अपवर्तित प्रकाश से किरणें 2 बार क्या निकल जाएगी, कांच की प्लेट से गुजर जाएगी। और इस कारण परावर्तित प्रकाश से किरण और अपवर्तित प्रकाश से किरणों के मध्य जो पदांतर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां पर यह डायग्राम बनाओ आप। सबसे पहले यह डायग्राम बनाना है। ये दर्पण आपको ये M2 डैश है, ये इस M2 दर्पण का क्या दिखाई दे रहा है आपको, प्रतिबिंब है। जैसे आपने नाई की दुकान में जाते हो तो पीछे वाला जो हिस्सा है वो आगे वाले दर्पण में दिखाई दे, उसी प्रकार से M2 जो दर्पण है वो कहां पर आपको दिखाई दे, M1 दर्पण के निकट आपको दिखाई दे। तो यहां पर क्या बन जाती है, देखो यहां पर एक फिल्म बन जाती है। यहां पर देखो एक फिल्म बन जाती है। इसको थोड़ा सा ऊपर, यहां पर देखना, एक बार देखो यहां पर एक फिल्म बन जाती है। ये फिल्म बन गई। सर कौन सी फिल्म बन गई, यहां पर देखो ये फिल्म बन गई। डी मोटाई की क्या बन गई, यहां पर फिल्म बन गई। ये फिल्म बन गई। ये फिल्म है वो वास्तविक नहीं है, आभासी फिल्म है, सूडो फिल्म है। सर सूडो फिल्म क्यों है, क्योंकि यहां पर M2 डैश वास्तव में यहां पर ये सतह नहीं है। ये तो मान लेते हैं M2 एक सतह हो गई, लेकिन ये सतह नहीं है। क्यों नहीं है, ये केवल प्रतिबिंब बन रहा है। ये प्रतिबिंब है जो डैश डैश में आपको दिखाई दे रहा हूं, ये केवल क्या है, प्रतिबिंब है। किसका प्रतिबिंब है, M2 दर्पण का क्या है, प्रतिबिंब है। तो वास्तविक नहीं है ये प्रतिबिंब, ये जो आपको दर्पण दिखाई दे रहा है ये वास्तविक नहीं है, आभासी है। तो इसको क्या बोलते हैं, आभासी फिल्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आभासी फिल्म बोलते हैं। तो इसको डायग्राम को आप बनाओ। इस डायग्राम को आपको बनाना, और इसको देखने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, दूरदर्शी का उपयोग करते हैं। ये क्या दूरदर्शी मैंने लगा रखा है यहां से, इसको देखने के लिए, इसको मैंने देखने के लिए किसका उपयोग किया है, दूरदर्शी का उपयोग किया। तो बनाओ डायग्राम को। डायग्राम को बनाओ। दूरदर्शी का मैंने यहां पर क्या किया, उपयोग किया।
ये सी है, यहाँ पर प्लेट सी है, वो क्या है, प्रतिकारी प्लेट है। क्या है, प्रतिकारी प्लेट है। डायग्राम बनाने के बाद में थ्योरी जो मैंने समझाई है उसी प्रकार से आपको थ्योरी लिखनी है, अपनी भाषा में लिखनी है। थ्योरी आप अपनी डायग्राम को समझो, जिस प्रकार से मैंने आपको डायग्राम एक्सप्लेन किया है उसी प्रकार से आपको थ्योरी लिखनी है, रटनी नहीं है थ्योरी। सबसे पहले क्या लेते हैं, विस्तृत प्रकाश स्रोत लेते हैं, और विस्तृत प्रकाश स्रोत किसके रूप में लेते हैं, सोडियम लैंप पे लेते हैं, और इन प्रकाश से किरणों को समांतर करने के लिए एक उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, और इन प्रकाश से किरणों को परावर्तित और अपवर्तित प्रकाश से किरणें बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कांच की प्लेट लेते हैं, और तो अर्धरजित लेते हैं, मतलब हाफ प्लेट सिल्वर लेते हैं, और जिससे क्या होगी, एक परावर्तित प्रकाश से किरणें प्राप्त होगी, एक अपवर्तित प्रकाश से किरणें प्राप्त होगी। अपवर्तित प्रकाश से किरण के पथ में क्या लगा देते हैं, एक दर्पण लगा देते हैं, जो विराम अवस्था में उसका नाम क्या दे देते हैं, M2 दे देते हैं, और परावर्तित प्रकाश से किरणों के पथ में हम क्या लगा देते हैं, एक दर्पण लगा देते हैं, जो ऊपर नीचे कर सकते हैं, मतलब गतिशील दर्पण बोल देते हैं इसको, जो ऊपर नीचे कर सकते हैं। जो M2 और M1 दर्पण को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि M2 दर्पण का जो प्रतिबिंब है वो M1 दर्पण के पास बने, मतलब निकट बने। मतलब जिस प्रकार से मैंने आपको डायग्राम एक्सप्लेन किया उसी प्रकार से आपको क्या लिखनी है, थ्योरी लिखनी है। इसके बाद देखो, इसकी थ्योरी देख लेते हैं। इसकी देखते हैं, देखो थ्योरी में वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। देखो इस प्रकार से लिखने इसकी, माइकलसन व्यतिकरण मापी प्रयोग में एक विस्तृत प्रकाश स्रोत का उपयोग करते हैं, और विस्तृत प्रकाश स्रोत से प्रकाश से किरणें उत्सर्जित होती है। उत्सर्जित होने का मतलब है प्रकाश से किरणें बाहर निकलती है, और उत्सर्जित प्रकाश से किरणों को समांतर करने के लिए एक उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। ये समांतर प्रकाश से किरणें एक कांच की प्लेट पी पर आपतित करवाते हैं। किस पर करवाते हैं, कांच की प्लेट पी पर आपतित कर। कांच की प्लेट पी अर्धरजित प्लेट है। अर्धरजित प्लेट का मतलब है इस पर आधी सिल्वर की क्या की हुई है, पॉलिश की हुई है, क्योंकि इस प्लेट के द्वारा आपतित प्रकाश से किरणों का आंशिक परावर्तन और आंशिक अपवर्तन किया जाता है। इस प्लेट के द्वारा क्या किया जाता है, आंशिक परावर्तन और आंशिक अपवर्तन किया जाता है आपतित प्रकाश से किरण का। अब हमें कांच की प्लेट बिंदु O पर दो प्रकाश से किरणें परावर्तित व अपवर्तित प्रकाश से किरणें प्राप्त होती है। अब हमें क्या मिलता है, जो कांच की जो प्लेट है उस बिंदु O पर हमें दो प्रकाश से किरणें परावर्तित और अपवर्तित प्रकाश से किरणें प्राप्त होती है। अब हम कांच की प्लेट के रूप में दो दर्पण M1 और M2 लेते हैं। मतलब हम कांच की प्लेट के रूप में दो दर्पण लेंगे और M1 और M2 दर्पण विराम अवस्था में लेंगे, जो कि अपवर्तित प्रकाश से किरण के पथ में उपस्थित होता है। किसके पथ में उपस्थित होता है, मतलब M2 जो दर्पण है वो अपवर्तित प्रकाश से किरण के रास्ते में उपस्थित है। पथ का मतलब रास्ता के उपस्थित हो। और M1 जो दर्पण है वो गतिशील अवस्था में, मतलब उसको आगे पीछे कर सकते हैं। और ये किस पथ में उपस्थित होता है, ये परावर्तित प्रकाश से किरण में उपस्थित होता है। परावर्तित प्रकाश से किरण के पथ में उपस्थित होने का मतलब है परावर्तित प्रकाश से किरणों के सामने उपस्थित होता है। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ये दर्पण M1 व M2 एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। ये जो दर्पण है वो M1 और M2 एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, मतलब 90 डिग्री पर होते हैं। और इन दर्पणों की व्यवस्था इस प्रकार से की जाती है। देखो कितने अच्छे, यहाँ पर ध्यान से देखना, इन दर्पणों की व्यवस्था इस प्रकार से की जाती है कि M2 दर्पण का प्रतिबिंब M2 दर्पण के प्रतिबिंब को क्या बोलेंगे, M2 डैश बोलेंगे। क्या बोलेंगे, M2 डैश बोलेंगे। पुनः ध्यान से देखना, M2 दर्पण का प्रतिबिंब को हम क्या बोलेंगे, M2 डैश बोलेंगे। जो M2 डैश है वो M1 दर्पण के क्या बनता है, निकट बनता है, मतलब पास में बनता है। M1 और M2 दर्पण से प्रकाश से किरणों का पुनः परावर्तित होकर बिंदु O पर अध्यारोपित हो जाती है। जो परावर्तित प्रकाश से किरण है वो M1 व M2 से वापस पुनः आती है, मतलब M1 दर्पण से टकरा कर वापस आती है। कहाँ पर आती है, बिंदु O पर आती है। और बिंदु O पर आके क्या हो जाती है, अध्यारोपित हो जाती है। अध्यारोपित होने से किसका निर्माण हो जाता है, व्यतिकरण का निर्माण होता है, जिसके कारण माइकलसन फ्रिंजों का निर्माण होता है। और इन फ्रिंजों को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, दूरदर्शी का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, दूरदर्शी का उपयोग किया जाता है। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। कई बार 1 या 1.5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, छोटा क्वेश्चन आ जाता है।
कई बार एग्जामिनर क्या पूछ लेता है, 1.5 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है, वो इस प्रकार से पूछ जाता है, माइकलसन व्यतिकरण मापी प्रयोग में प्रतिकारी प्लेट सीक का कार्य क्या है। ध्यान से देखना, कई बार छोटा क्वेश्चन पूछ लेता है, माइकलसन व्यतिकरण मापी प्रयोग में प्रतिकारी प्लेट सीक का कार्य क्या है। तो देखो इसका कार्य ये तो हम पढ़ चुके हैं, इसको लिखना किस प्रकार से देखो, माइकलसन व्यतिकरण मापी प्रयोग में बिंदु O पर परावर्तित व अपवर्तित 2 प्रकाशीय किरणें प्राप्त होती है और चित्र को देखने पर यह अनुभव होता है कि परावर्तित प्रकाशीय किरणें वो कांच की प्लेट P से 2 बार गुजरती है, जबकि अपवर्तित प्रकाशीय किरण 1 बार भी नहीं गुजरती है। कांच की प्लेट P से 1 बार भी नहीं गुजरती है। इस कारण परावर्तित व अपवर्तित प्रकाशीय किरणों के मध्य पदांतर क्या आ जाता है, अधिक आ जाता है। इस अधिक पदांतर को कम करने के लिए अपवर्तित प्रकाशीय किरणों के पथ में, अंडरलाइन कर लेना इसको, अपवर्तित प्रकाशीय किरणों के पथ में एक पारदर्शी प्लेट सी रख देते हैं। एक पारदर्शी प्लेट क्या रख देते हैं, सी रख देते हैं। ये पारदर्शी जो प्लेट है वो प्रतिकारी प्लेट कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रतिकारी प्लेट कहलाती है। और प्रतिकारी प्लेट से अपवर्तित प्रकाश की किरण 2 बार गुजर जाती है। कितनी बार गुजर जाती है, 2 बार गुजर जाती है, जिसके कारण पदांतर का मान कम हो जाता है। यही क्या होता है, प्रतिकारी प्लेट सी का कार्य होता है। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। प्रायोगिक व्यवस्था में इसका डायग्राम में इसमें किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत प्रायोगिक व्यवस्था में आपको किसी प्रकार, माइकलसन मापी प्रयोग में प्रायोगिक व्यवस्था में आपको किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। एक एक चीज मैंने क्या कर दी, एक्सप्लेन कर दी, और इसको लिखना किस प्रकार से ये मैंने आपको बता दी। फिर इसमें आप नेक्स्ट हेडिंग लगा लेना, इसमें फ्रिंजों का निर्माण, माइकलसन व्यतिकरण मापी टॉपिक चल रहा है, इसी टॉपिक में फ्रिंजों का निर्माण पूछ ले आपको। माइकलसन व्यतिकरण मापी में फ्रिंजों का निर्माण आपको पूछे तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, इसी में फ्रिंजों का निर्माण, इसी में ये माइकलसन में। देखो हम जानते हैं कि माइकलसन व्यतिकरण मापी प्रयोग में 2 दर्पण M1 व M2 उपस्थित होते हैं। M2 दर्पण स्थिर अवस्था में उपस्थित होता है, जबकि M2 दर्पण गतिशील अवस्था में उपस्थित होता है। गतिशील अवस्था में होने का मतलब है M1 जो दर्पण है ये गतिशील अवस्था में होने का मतलब ये है कि इसको आगे पीछे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है गतिशील है, ऐसा नहीं, यहाँ पर गतिशील अवस्था का ऐसा नहीं है कि ये गतिशील अवस्था में, ऐसा नहीं। ये गतिशील अवस्था का होने का मतलब है इसको आगे पीछे किया जा सकता है। और M2 विराम अवस्था में होने का मतलब है इसको हिला नहीं सकते, ये मतलब है। और M2 दर्पण अपवर्तित प्रकाश की किरणों का परावर्तन करता है। M2 दर्पण है वो अपवर्तित प्रकाश से किरणों का क्या करता है, परावर्तन करता है। परावर्तन करने का मतलब है ये दर्पण है और ये अपवर्तित प्रकाश से किरण आई और यहाँ से टकरा कर वापस आएगी, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर परावर्तन हो गया। क्या हो गया, और जबकि M1 दर्पण परावर्तित प्रकाश से किरणों का क्या करता है, परावर्तन करता है। क्या करता है, ये M1 दर्पण है और यहाँ से क्या आ रही है, परावर्तित प्रकाश से किरणें आ रही है। क्या आ रही है, परावर्तित प्रकाश से किरणें आ रही है और इनसे टकरा कर वापस आ रही है, तो ये क्या हो गई, परावर्तन हो गया। क्या हो गया, परावर्तन हो गया। तो यहाँ पर ये चीज़ लिखिए। और इन दर्पणों की व्यवस्था इस प्रकार से की जाती है कि M1 व M2 दर्पण एक दूसरे के लंबवत होती है और तथा M1 दर्पण के निकट M2 दर्पण का प्रतिबिंब बनती है। M2 दर्पण का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है, M1 दर्पण के पास बनता है। ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। और इस प्रतिबिंब को M2 डैश से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, M2 डैश से व्यक्त करते हैं। तथा M1 व M2 दर्पण एक वायु फिल्म का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, वायु फिल्म का निर्माण करते हैं। ये वायु फिल्म आभासी फिल्म होती है। माना कि इस फिल्म की मोटाई कितनी मान लेते हैं, D मान लेते हैं। कितने मान लेते हैं, D, जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी आभासी फिल्म है और इनकी मोटाई कितनी मान लेते हैं, D मानी हमने। ये चीज़ हमने मानी। अब देखो इसका डायग्राम आपको किस प्रकार से बनाना है, ध्यान से देखना। इसका डायग्राम बनाते हैं। देखो ध्यान से देखना,
ये तो क्या है, M1 दर्पण, और ये क्या है सर, सर ये M2 दर्पण का प्रतिबिंब है। क्या है, M2 दर्पण का प्रतिबिंब। ये तो M1 दर्पण है, और M2 दर्पण का प्रतिबिंब को किससे लिखते हैं, M2 डैश से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, M2 डैश से लिखते हैं। अब ध्यान से देखना, आपने YouTube पर ऐसे बहुत वीडियो देखे, मेरी बात ध्यान से देखना, आपने YouTube पर ऐसे बहुत वीडियो देखे, जैसे आप डॉगी होता है, उस डॉगी को मैं क्या रख देता हूँ, इस प्रकार से एक मिरर रख देता हूँ, इस प्रकार से यहां पर मैंने मिरर रख दिया, और ये क्या है, डॉगी है। ये क्या है, डॉगी। ये डॉगी इस मिरर में देखता है, सामान्य बात है, इस मिरर में देखता है, तो इस डॉगी को क्या दिखाई देता है, इस डॉगी की इमेज दिखाई देगी इसमें। तो इस डॉगी को क्या लगता है, आप सोचो, इस डॉगी को क्या लगता है, इस डॉगी को ये लगता है कि इसके पीछे एक डॉगी और है, इसके पीछे एक डॉगी और है, इस प्रकार से, जो मेरे से क्या करना चाहता है, लड़ना चाहता है। ये घुसता है तो ये भी घुसता है, बात समझने की कोशिश करना, ये घुसता है तो ये भी घुसता है। तो इसको कैसा अनुभव होता है, इसको इस प्रकार का अनुभव होता है कि ये जो डॉगी है वो मेरे से लड़ना चाहता है। वास्तव में जो ये इसका इसमें कांच में क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, इसके पीछे कोई डॉगी नहीं है, इसका प्रतिबिंब बन रहा है, इस कांच में ये घुस रहा है तो ये भी घुस रहा है, लेकिन इस डॉगी को कैसा अनुभव हो रहा है, इसको ऐसा अनुभव हो रहा है कि जो ये इसके पीछे डॉगी, ऐसा आपने वो देखा। इसी प्रकार से मैं एक बोलूँ कि यहाँ से जो प्रकाश से किरणें टकरा कर वापस आ रही है, यहाँ से जो टकरा कर जो प्रकाश से किरणें वापस आ रही है, इन दर्पण के पीछे से आ रही है। जो प्रकाश से किरणें टकरा कर आ रही है, इन दर्पण के पीछे से आ रही है। जो प्रकाश से किरणें वापस तो परावर्तित होती है, परावर्तन होता है प्रकाश से किरण को, वो दर्पण के पीछे से आती है, ऐसा अनुभव होता है। वास्तव में पीछे से नहीं आती है, लेकिन ऐसा क्या होता है, अनुभव होता है। तो डैश डैश क्या है, ये ऐसा लगता है कि जो प्रकाश की जो किरणें आ रही है वो दर्पण के पीछे आ रही है। तो यहाँ पर ये क्या बन जाती है, एक इस प्रकार से क्या बन जाती है, ये फिल्म बन गई, क्या बन गई, डी मोटाई की, और डी मोटाई की यहाँ पर एक फिल्म बन गई, और यहाँ पर यहाँ से क्या आ रही है, एक लाइट सोर्स आ रही है टकरा कर, यहाँ से टकरा कर क्या आ रही है, लाइट सोर्स आ रही है इस प्रकार से, और एक लाइट सोर्स यहाँ से आ रही है। ये लाइट सोर्स यहाँ से नहीं आ रही, ये जो लाइट सोर्स है, ये जो लाइट सोर्स है, ये एक तो कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। ये एक लाइट सोर्स कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है सर, और एक लाइट सोर्स यहाँ से आ रही है। ये पीछे से आपने ऐसा अनुभव हो रहा है कि पीछे से आ रही है, लेकिन वास्तव में पीछे से नहीं आ रही है, तो इसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। तो इसको S1 प्रकाश स्रोत बोल देता हूँ, और इसको क्या बोल दूँ, S2 प्रकाश स्रोत बोल दूँ। यहाँ से क्या आ रही है, लाइट सोर्स आ रही है, यहाँ से क्या आ रही है, लाइट सोर्स आ रही है। ये डायग्राम बनाओ, और देखो डायग्राम आपको यहाँ पर नहीं बनाना, और यहाँ पर देखने के लिए क्या लगा हुआ है, एक दूरदर्शी लगा हुआ है इस प्रकार से। ये दूरदर्शी लगा रहा है, और इस दूरदर्शी से देखने के लिए जो लाइट सोर्स है वो यहाँ से लेकर लगे, यहाँ से दर्पण के पीछे से आ रही है, ऐसा अनुभव हो रहा है। तो यहाँ पर ये डायग्राम बनाओ आप सबसे पहले, ये आपको डायग्राम बनाना है। इसकी थ्योरी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसकी डेरिवेशन कैलकुलेशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
ये डायग्राम बनाओ, इसकी कैलकुलेशन है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे।